नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द क्लॉक। क्लॉक में बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि हम पहले बात करेंगे मिनट हैंड की। यहाँ पे मिनट हैंड कौन सी है? यहाँ पे मिनट हैंड है रेड कलर की, ठीक है। ये कौन सी है? रेड कलर की। और जो आर हैंड है यहाँ पे वो कौन सी कलर की है? वो है ब्लू कलर की। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड जो है वो क्या है? बड़ी है एज कम्पेयर टू आर हैंड, ठीक है। ये मैंने छोटी कर दी, तो ये जो मिनट हैंड है ये वाली जो यहाँ पे पूरे क्लॉक में घूम रही है, जो कि फास्टर है एज कम्पेयर टू आर हैंड, वो रेड कलर की है। जब हम मिनट हैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मिनट हैंड जब घूम रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिनट हैंड 1 घंटे में घूमेगी, मिनट हैंड इन 1 आवर, 1 आवर को क्या लिख सकता हूँ मैं? 60 मिनट। वो पूरा कितना घूमेगी? दैट इज 360 डिग्री। और यूनिटरी मेथड से मैं क्या लिख सकता हूँ? फॉर द 1 मिनट मेरे पास क्या आएगा? 360 डिवाइडेड बाई 60 विच इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री। यानी 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूमेगी, राइट। इस तरह से मैं उल्टे में भी लिख सकता हूँ कि 6 डिग्री विल बी 1 मिनट। अगर जब मैं 6 डिग्री की बात कर रहा हूँ मिनट हैंड के लिए तो वो कितनी हो जाएगी? 1 मिनट। सिमिलरली फॉर द 1 डिग्री, अब मैं वो बात कर रहा हूँ 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स घूमेगी? दैट इज 1/6 मिनट। और ये किसकी बात हो रही है? ये सारी बात हो रही है रेड वाली की, विच इज दिस। और ये कौन सी है? मिनट हैंड। अब मैं बात करता हूँ आर हैंड की। अब आर हैंड जो होती है वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू मिनट हैंड। जब हम बात करें आर हैंड की तो आर हैंड पूरी 360 डिग्री कितना घूमेगी? दैट इज 12 आवर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 12 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री। मैं 1 आवर की अगर से बात करूं तो 1 आवर कैन बी रिटन एज 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12, या फिर मैं क्या लिखूँ इसको? 30 डिग्री। इसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ कि 60 मिनट जो है, 1 आवर को क्या लिख सकता हूँ मैं? 60 मिनट, विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। और जब मैं बात करूँ 1 मिनट की तो 1 मिनट कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री बाय 60, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 डिग्री, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2 को? 1 मिनट इज इक्वल टू 0.5 डिग्री, राइट। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिनट हैंड एंड द आर हैंड। नेक्स्ट इज द रिलेटिव गेन। रिलेटिव गेन बेसिकली क्या है? रिलेटिव गेन कुछ नहीं है, व्हेन विच द, यहाँ पे क्या लिखा है? द मिनिमम द मिनट हैंड मेक्स ओवर द आर हैंड इज नोन एज द रिलेटिव गेन। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनट हैंड, जब हम बात करें मिनट हैंड की जो कि कौन से कलर की है? रेड कलर की है। तो जो मिनट हैंड है तो हम क्या बोलेंगे? फॉर द 1 डिग्री वो कितना मूव करती है? 1/6 मिनट। और फॉर द 1 मिनट आई कैन से वो मूव करती है 6 डिग्री, राइट। ये है फॉर द मिनट हैंड। अगर जब मैं आर हैंड की बात करूं तो 1 मिनट में वो कितना मूव करती है? दैट इज 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री। और ये कितना है? आर हैंड के लिए। सो मिनट हैंड माइनस आर हैंड विल बी 6 डिग्री माइनस 0.5, जो कि बराबर होगा 5 1/2, या फिर मैं लिखूँ इसको 5.5 डिग्री। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब मिनट हैंड को मिनट हैंड जब तक 6 डिग्री ना जाए तो वो कभी भी गेन नहीं कर सकती रिलेटिव गेन ऑफ 5.5 डिग्री। समझ आ गया? सो आई कैन से फॉर द रिलेटिव गेन ऑफ 5.5 डिग्री मिनट हैंड को कितना जाना पड़ेगा? दैट इज 6 डिग्री, 6 डिग्री जाना पड़ेगा। और रिलेटिव गेन ऑफ 1 क्या हो जाएगा फिर? दैट इज 6 डिग्री डिवाइडेड बाय 5.5 डिग्री, जिसको क्या लिख सकता हूं मैं कि 1 रिलेटिव गेन ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू 12/11। ये हो गया क्लियर? दिस इज द रिलेटिव गेन। अब नेक्स्ट जो है हमारे, अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन से जो कि क्लॉक की है और आपको ये सब पता ही है पहले से, ठीक है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि क्लॉक के बारे में आपको ये चीजें मालूम है, छोटी छोटी चीजें। नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम सबसे पहले क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कोइंसिडेंस, यानी एक के ऊपर एक, ठीक है, एक के ऊपर एक। अब यहाँ पे आपको क्लॉक में दिख रहा होगा कि हम क्या देख रहे हैं? फॉर द 12 आवर्स। अब 12 घंटे में वो घूमती है 11। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और राइट एंगल के लिए क्या बोलूंगा मैं? राइट एंगल के लिए बोलूंगा मैं दैट इज 22। और थर्ड इज दैट इज ऑपोजिट, वो भी कहना है 11। और अगर जब मैं एक दिन की बात करूं तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 2। 12 कितने होते हैं? 24 घंटे। सो आई कैन से फॉर द 22 ये कितना हो जाएगा? 44। और ये भी कितना हो जाएगा? सेम 22। अब इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब अब क्लॉक में देखते हैं। जब हम बात करें ना कोइंसिडेंस की, तो बिटवीन अगर जब हम स्टार्ट करें, अगर जब हम बात करें कोइंसिडेंस की, तो कोइंसिडेंस कितना है? 11। इसका मतलब क्या है कि 12 घंटे में अभी मान लो क्या है, ये हमारी क्या है? आर आर, ये हमारी आर हैंड, ठीक है। इट्स एन
आर हैंड। अब मैंने जब कोइंसिडेंस की बात की ना, तो मैंने बात की कि 12, पहले मैंने 1 बजे की देखी कि जब मैं 1 घंटे की देख रहा हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंस सिर्फ एक ही बार करेंगे। यानी 1 घंटे में, यानी 12 घंटे की अगर मैं बात करूँ, तो उस 12 घंटे में जो कोइंसिडेंस है ना, जो भी कोइंसिडेंस है, दैट इज इक्वल टू हर 1 घंटे में कितना होगा? 1 बार होगा। हर 1 घंटे में 1 बार होगा, तो 12 घंटे में कितने हो जाने चाहिए थे? दैट इज इक्वल टू 12 आवर्स। पर यहाँ पे मैंने लिखा है 11। ऐसा क्यों? बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं किसके, आपको यहाँ क्लॉक में दिख जाएगा, जब हम बात करेंगे बिटवीन 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो सिर्फ और सिर्फ ये कितने घंटे हैं? ये 2 घंटे हैं। तो 2 घंटे में कितने कोइंसिडेंस होने चाहिए थे? 2 होने चाहिए थे। लेकिन 11 और 1 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ऐसा हो रहा है कि वो कोइंसिडेंस कर रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे क्लॉक में दिख रहा होगा। सो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि कोइंसिडेंस 12 घंटे में 11 ही बार होगा। यहाँ पे क्या है? टाइम्स, सिर्फ 11 टाइम्स ही होगा। और जब मैं राइट एंगल की बात करूंगा, तो यहाँ पे क्या है? क्लॉक है, तो उसमें राइट एंगल देखो, तो दो हर एक घंटे में, हर एक घंटे में 2 बार, हर एक घंटे में 2 बार क्या है? वो राइट एंगल बना रहे हैं। लेकिन बिटवीन 2 एंड 4, वहां पे देखो 2 एंड 4 जो हमारे पास क्लॉक है, वहां पे दिख रहा होगा आपको, बिटवीन 2 एंड 4 वहां पे राइट एंगल जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कितनी बार बन रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 बार बन रहे हैं। बल्कि ये 2 घंटे हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने बनने थे? टोटल बनने थे हमारे 4 बार। लेकिन वो बन के नहीं रहे, 3 बार रहे हैं। राइट, इसमें 3 बार बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये कम हो जाएगा। इसका मतलब पहले जो है 12 घंटे में हर 2 बार बनने थे, दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स। लेकिन 2 और 4, बिटवीन 2 एंड 4, एंड देखो 2 एंड 4 हो गया यहाँ पे, एंड 8 एंड 10, बिटवीन 8 एंड 10, ये सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही बन रहे हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे 2 माइनस हो गए, एक तो यहाँ पे 1 माइनस हो गया, एक यहाँ पे 1 माइनस हो गया। सो आई कैन से 24 - 2 विल बी इक्वल टू 22 आवर। ठीक है। और सिमिलरली अब जब हम बात करेंगे किसकी, फॉर द 1 डे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव मी द वैल्यू ऑफ अ 1 डे। सिमिलरली अब कोई आपको बोले कि फॉर एग्जाम्पल एक दिन से लेकर 10 दिन की बात करो, तो आप निकाल सकते हो इजीली, मल्टीप्लाई बाय 10 आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये थे हमारी कुछ क्लॉक के इंपॉर्टेंट। अच्छा, लास्ट वन इज द ऑपोजिट। और जब मैं ऑपोजिट की बात करूंगा ना, तो ऑपोजिट जो है हर 12 घंटे में वो भी कितना देगा? 1 बार ही देगा। तो इसका मतलब 12 घंटे होने चाहिए थे, 12 बार आना चाहिए था। यहाँ पे 12 बार लिखा है, लेकिन यहाँ पे 11। ये क्या है? 2 घंटे। तो 2 घंटे में सिर्फ एक ही बार आ रहा है, क्या? ऑपोजिट। इसी वजह से हमारे 12 - 1 विल बी इक्वल टू 11 बार। तो ये क्लियर हो गया जो भी मैंने आपको बताया कि हाउ द ऑपोजिट इज कमिंग, राइट एंगल कमिंग एंड कोइंसिडेंस कमिंग। अब आप जहां पे भी इस पूरी स्क्रीन में कहीं पे भी आपको क्लॉक दिख रही है, तो आप उससे बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरह से मैंने कोइंसिडेंस बोला, राइट एंगल बोला और ऑपोजिट बोला। क्लियर हो गया? तो जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर द कोइंसिडेंस। यहाँ पे कोइंसिडेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, जो अभी मैंने निकाला ना कि हाउ टू फाइंड आउट द कोइंसिडेंस, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है? 5x मल्टीप्लाई बाय 12/11। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? 5x प्लस माइनस 12/11, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? दैट विल बी इक्वल्स टू 15। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे आएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5x प्लस माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 12/11। अब जो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है ना, अब इस ब्रह्मास्त्र फॉर्मूले को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला है दैट इज 5x प्लस माइनस डिग्री अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 12/11। ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात की किसकी? यहाँ पे बात की हमने 5x कोइंसिडेंस। अब कोइंसिडेंस का जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन द कोइंसिडेंस क्या होता है? दैट इज 0। तो जब 0 यहाँ पे एंगल है, सो हमने यहाँ पे डी पे क्या लिख दिया? 0। अगर जब हम फॉर 0 लिखेंगे, 0 एंगल, तो हम क्या लिख सकते हैं? 5x मल्टीप्लाई बाय 12/11 लिख सकते हैं कि नहीं? इन द केस ऑफ फॉर 90 डिग्री मैं क्या लिख सकता हूँ? 5x प्लस माइनस 90/6 मल्टीप्लाई बाय 12/11, जो कि क्या हो जाएगा? 15। इट विल बी 15 फॉर 90 डिग्री हो गया। फॉर 180 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x प्लस 180 डिग्री अपॉन 6, जो कि क्या होता है? 30 मल्टीप्लाई बाय 12/11। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दी थी जब हमने एंगल बोला। तो राइट एंगल कितना होता है? दैट इज 90 डिग्री। होता है कि नहीं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिट एंगल, तो हम क्या बोल सकते हैं? 180 डिग्री। इतना तो क्लियर है ना आपको? सो इन द केस ऑफ, ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे हो जाएगा। मान लो ये 4 और 5 लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू? अगर जब मैं यहाँ पे डालू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12/11, तो इन दोनों के बीच में जो कोइंसिडेंस एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 21 9/11, या फिर आप ऐसे लिखो इसको 240/11।
अब यहाँ पे ना हमेशा हमारे को क्या लगाना है, जैसे छोटी टर्म 4 है तो बस ये छोटी टर्म इसके आगे हमेशा लगानी है। जब भी हम इस तरह से करेंगे तो हमारे को इसी तरह से करनी है। जब हम इसकी बात करेंगे तो क्या लिखाएंगे यहाँ पे 5 इंटू 4 क्या होता है 20, सो आई कैन राइट 20 ओवर है। अब यहाँ पे एक प्लस है और दूसरा माइनस, सो पहले हम क्या कौन सा करते हैं, सबसे पहले हम माइनस करते हैं। तो 20 माइनस 15 इंटू 12/11, तो पहली रकम क्या हो जाएगी, प्लस माइनस कर देते ना, सो पहली रकम कितनी होगी, अगर जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 38 2/11, और जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 5 5/11, राइट। अब हमें हमेशा क्या लगाना है आगे 4, जो भी छोटी टर्म होगी यहाँ पे, जो भी x होगी ना वही हमारे को यहाँ पे पुट करनी है आगे इसके। तो हमने ये वाला कर लिया कंप्लीट। अब जो ऑपोजिट वाला केस है ना, इसमें भी दो है, दैट इज प्लस और माइनस। अब प्लस कब यूज करना है, जब x बड़ा है 6 से तो हम यूज करेंगे क्या, माइनस साइन। जब x छोटा है 6 से, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, जब छोटा है 6 से तो हम यूज करेंगे प्लस साइन। तो यहाँ पे कौन सा केस है, 4 और 5, 4 एंड 5। तो x क्या है, x तो 4 है, सो 4 इज लेस देन 6, तो हम यूज कौन सा करेंगे, प्लस। सो हम यहाँ पे कौन सा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लस करेंगे। तो 20 प्लस 30 50 मल्टीप्लाई बाय 12, ओके 12/11 विच इज इक्वल टू 54 6/11, राइट। और यहाँ पे हमें आगे क्या लगाना है, 4 लगाना है। तो बिटवीन 4 एंड 5, अब बिटवीन 4 एंड 5 यहाँ पे आपको क्लॉक दिख रही होगी, तो उसमें आप देखोगे ध्यान से कि आपको, जब मैं राइट एंगल की बात कर रहा हूँ, जब मैं कोइंसिडेंस की बात कर रहा हूँ ना, तो कोइंसिडेंस कौन सा एंगल है, 0, जब एक दूसरे के ऊपर होंगे वो। तो जब एक दूसरे के ऊपर होंगे तो यहाँ पे 4:240/11 पे वो कोइंसिडेंस होंगे। सिमिलरली जब मैं राइट एंगल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, 38 2/11 विल बी द टाइम जब वो क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, यानी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल बनाएंगे। प्लस और दूसरा क्या है 5/10, तो ये दोनों टाइम पे वो राइट एंगल बनाएंगे बिटवीन 4 एंड 5। सिमिलरली ऑपोजिट कब बनाएंगे, 4:54 6/11 बजे, ठीक है, पूरे 5 बजे नहीं, 5 बजे से कम। तो ये क्या होगा, 4-5 के बीच में। अभी आपको यहाँ पे एक क्लॉक दिख रही होगी, तो उसमें पता लग जाएगा आपको किस तरह से ये सब कोइंसिडेंस कर रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं और ऑपोजिट बना रहे हैं। तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो गेट में इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे कोई भी एंगल दे दिया जाए आपको, 30 दे दिया जाए, 40 दे दिया जाए, या फिर 22.5 दे दिया जाए, अब डायरेक्टली आप इनसे क्या निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से। ये जो फॉर्मूला है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करके लिखो। अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा से एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री टू मिनट अगर कन्वर्ट करना है, डिग्री टू मिनट कन्वर्ट करना है। सो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 5x प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री अपॉन 6, डिग्री अपॉन 6, तो मल्टीप्लाई बाय 12/11। ये क्या है हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। कोई भी एंगल डाल लो, तो डिग्री में आप एनी एंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट नोट है, एक नोट लिख लो, दैट इज एंगल हैपनिंग ट्वाइस। ट्वाइस कब होगा, व्हेन 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, या फिर आप बोल दो लेस देन 90 डिग्री क्या हो जाएगा वहां पे, या फिर ऐसे लिखो एनी एक्यूट एंगल, एनी एक्यूट एंगल। तो एनी एक्यूट एंगल विल हैपन ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे क्लॉक दिख रही होगी, तो क्लॉक में आपको पता लग जाएगा किस तरह से मैंने आपको बताया। अब एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है यहाँ पे कि एंगल बताओ मुझे, ठीक है, एंगल बिटवीन आर हैंड और जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड एट 9:25 PM पे। तो जब आपको ये फाइंड आउट करना है तो हम ब्रह्मस्त्र फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 इंटू 9 क्या है, यहाँ पे x जो है दैट इज 9, राइट। तो आई कैन राइट मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस माइनस। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल, तो एंगल क्या होता है, डिग्री। सो डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मली अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 12/11 इज इक्वल्स टू, जब हमने बात की थी फॉर एग्जाम्पल अभी हमने फॉर्मूला में निकाला था 4 इज इक्वल्स टू 38 2/11, तो ये क्या था, ये वैल्यू हमारे पास फॉर्मूले में निकाल के आई थी, राइट। तो यहाँ पे भी हमें तो यही दे रखा है 9 25 दे रखा है, सो ये क्या है फॉर्मूले से वैल्यू निकलेगी, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 25। और आप डिग्री इसका निकाल सकते हैं, डिग्री क्या हो जाएगा, दैट विल बी विच विल बी इक्वल्स टू 132.5। तो इस तरह से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले नोट पॉइंट क्या लिखा है कि किसी भी इन टाइम एंड वर्क कंप्लीट वर्क जो है हम उसको 1 यूनिट की तरह लिखते हैं,
ठीक है, अभी आपको समझा दूंगा। स्टेटमेंट वन क्या है टाइम एंड वर्क में? स्टेटमेंट वन क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर ऑफ डेज इज अ वन डे वर्क एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, इफ ए कैन डू वर्क इन 16 डेज देन विद इन 13 डेज ए विल कंप्लीट। तो बेसिकली क्या बोला है कि जो ए है वो काम 16 डेज में क्या कर देता है, कंप्लीट 16 डेज में क्या कर देता है, वो काम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ अगर ये जो बी है, बी कोई भी काम 10 दिन में कंप्लीट कर देता है, 10 डेज में कंप्लीट कर देता है, तो मुझे ये बताओ कि ए वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ए कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेगा। अब पॉज करो और इसका आंसर बताओ। अगर जी मैं बोलूं कि बी जो है वो ट्वाइस, यानी बी जो है वो 10 दिन में कोई काम कंप्लीट करता है, तो ए तो ट्वाइस द एफिशिएंट हो गया, इसका मतलब हाफ द डेज। यानी आई कैन राइट कि ए जो है वो काम 5 दिन में करेगा। तो इससे क्या अंडरस्टैंड होता है कि जब हम बात कर रहे हैं ट्वाइस द एफिशिएंट, सो आई कैन से हाफ द डेज, हाफ द नंबर ऑफ अ डेज, नंबर ऑफ अ डेज। सिमिलरली यही एग्जांपल आगे फॉरवर्ड करते हैं। मान लो कि बी जो है कोई काम 10 दिन में कंप्लीट करता है, 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो मुझे बताओ कि ए वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। यहाँ पे हाफ द एफिशिएंट, अगर ये हाफ द एफिशिएंट है यानी ट्वाइस द डेज, ट्वाइस द डेज, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 2 डेज से वो कंप्लीट करेगा काम। इतना अंडरस्टैंड हो गया, दैट इज 20। तो इस तरह से यहाँ पे टाइम इन वर्क में चीजें कुछ इस तरह से चलती है, ठीक है। जहां पे मैंने क्या बोला, ए इज हाफ द एफिशिएंट एज बी, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ अ डेज। सिमिलरली इफ द ट्वाइस द एफिशिएंट एज बी, सो हाफ द नंबर ऑफ द डेज। तो आप इस तरह से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कौन सा एग्जाम्पल करें, बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकेट या फिर रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ डेज इज वन डे वर्क, वन डे वर्क, ठीक है। ये मैंने पहले बता दिया आपको, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। तो बेसिकली हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें क्या है कि ए कोई भी काम 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी कोई भी काम मतलब सेम काम वो कितने में करता है, 12 दिन में कंप्लीट करता है, और सी सेम काम 15 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। और हमें बोला है कि फाइंड आउट कि वो टुगेदर जब काम करते हैं तो उन्हें कितने दिन लगेंगे टुगेदर, हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डेज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला फ्रैक्शन मेथड, आप बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन मेथड है। तो फ्रैक्शन मेथड में बेसिकली क्या करना पड़ता है, आपको फाइंड आउट करना पड़ता है इनका वन डे वर्क। तो वन डे वर्क क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे बोला कि द नंबर ऑफ डेज, जितने भी देखो यहाँ पे डेज है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, these are the number of days to do a certain kind of a work. So number of days is one day work, वो क्या हो जाएगा वन डे वर्क। नंबर ऑफ डेज रेसिप्रोकेट ऑफ अ नंबर ऑफ डेज, यानी 10 का इनवर्स, वो क्या बराबर हो जाएगा, वन डे वर्क विल बी इक्वल टू वन डे वर्क ऑफ ए। सिमिलरली सबका हो जाएगा। तो 10 का इनवर्स क्या होता है, 1/10। 12 का क्या होगा, 1/12। और 15 का क्या होगा, 1/15। तो ये क्या हो जाएगा, वन डे वर्क ऑफ ए, वन डे वर्क ऑफ बी, एंड वन डे वर्क ऑफ सी। तो ये निकल गया हमारा वन डे वर्क ऑफ दिस। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वन डे वर्क, अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, टुगेदर, तो ए प्लस बी प्लस सी। इसने बोला कि जब वो इकट्ठे काम करे तो बताओ कितने दिन लगेंगे, हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ फुल वर्क, ठीक है। तो हमने बोला कि पहले हम इंडिविजुअल का फाइंड आउट कर लें कि कितना है, तो हम बोलते हैं 1/10। ये क्या है, वन डे का, वन डे ऑफ बी कितना है, दैट इज 1/12। सिमिलरली वन डे ऑफ सी क्या हो गया, 1/50, विच विल बी इक्वल टू 15/60। ये हो जाएगा 15/60, और 15 4 सेकंड होते हैं, दैट इज 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 आ गया। यानी वन डे वर्क इन वन डे वर्क ऑफ एबीसी इज इक्वल टू एबीसी इज इक्वल टू 1/4। तो हमने क्या बोला, द रेसिप्रोकेट, अभी क्या बोला हमने, द रेसिप्रोकेट या फिर रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर ऑफ डेज बराबर होता है कितने, वन डे ऑफ वर्क, वन डे ऑफ वर्क। सिमिलरली ये क्या है, वन डे वर्क ऑफ एबीसी। अगर मैं इसका रेसिप्रोकेट कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, फिर मुझे पता चल जाएगा क्या, एबीसी को कितने दिन लगेंगे, हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट मतलब ये काम कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 4। तो ये 4 क्या हो जाएगा, दैट इज द नंबर ऑफ अ डेज। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, अगर ये वन डे वर्क ऑफ एबीसी टुगेदर है, सो इसका रेसिप्रोकेट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकेट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ अ डेज। तो हमें क्या पता चल गया कि एबीसी जब इकट्ठे काम करेंगे तो उन्हें 4 दिन लगेंगे, 4 डेज टू कंप्लीट द वर्क, 4 डेज टू कंप्लीट अ सर्टेन काइंड ऑफ अ वर्क, ठीक है, कंप्लीट अ वर्क। इतना क्लियर हो गया। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कंप्लीट अ वर्क। अच्छा, इसके बाद क्या है, लेट्स फाइंड आउट अबाउट द, ये मैंने पहला मेथड बता दिया। अब दूसरा मेथड है, दैट इज द एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो कि हमारे को पता है। सो आई हैव टू फाइंड द एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, व्हेन वी आर फाइंडिंग द एलसीएम, तो 10 12 और ये 15 है, ठीक है, एबीसी का। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 60। ये एलसीएम हो गया हमारा 60। सो एलसीएम मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है,
हमने एलसीएम का जो भी एलसीएम है, एलसीएम में 60 यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी सी इन तीनों का हमें निकालना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, 60/10 लिखेंगे प्लस 60/12 लिखेंगे प्लस 60/15 लिखेंगे, और जो भी आंसर आएगा ना इसका मतलब वो टुगेदर इतने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क। ठीक है, तो टुगेदर कंप्लीट अ वर्क हमें क्या करना पड़ेगा, 60 डिवाइडेड बाय इनका जो इंडिविजुअली है, देखो यहाँ पे प्लस साइन है बिकॉज ये एलसीएम हम निकाल रहे हैं। सो हमने एलसीएम में 60 निकाला, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इंडिविजुअली जितने दिन वो काम करते हैं वो उन सब काम नहीं इस तरह से निकालना। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा कि वो इकट्ठे टुगेदर वो कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6, ये क्या हो सकता है, दैट इज 5 + 4, ये हो जाएगा विच विल बी इक्वल्स टू 4 डेज। ठीक है, दिस इज कि मान लो हमें ए भी गिवन है, मान लो वो कितना है 10 डेज, राइट। हमें बी भी गिवन है, वो कितना है, दैट इज 12 डेज। पर यहाँ पे ना सी इज मिसिंग, हमें सी की वैल्यू नहीं दे रखी है इंडिविजुअली, पर हमें ये दे रखा है कि ए बी सी जब वो इकट्ठे काम करते हैं तो वो 4 दिन लेते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है। पर इसमें एलसीएम मेथड हम किस तरह से लगाएंगे वो देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एलसीएम मेथड में हमें क्या निकालना पड़ता था, सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ता था, जैसे 10 12 और कुछ भी था तो उन सबका एलसीएम निकालेंगे। सिमिलरली जब हमें इस तरह से गिवन दी होगी ना वैल्यूज, तो हमें एलसीएम किसका निकालना है, जो भी हमें वैल्यूज गिवन होगी ना, इनडायरेक्टली मैं आपको बताऊं तो जैसे 10 दिए 12 दिए और दिए हमें 4, बस आप इनका एलसीएम निकाल लो। सो आई कैन से एलसीएम ऑफ 10 4 एंड 12। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, दैट इज 16 का एलसीएम है। सो हम एलसीएम अप्रोच अगर यूज करेंगे तो हमें तो एलसीएम पता है, सो हम इसको किस तरह से फॉरवर्ड करेंगे। सो आई कैन से अगर जब हम एलसीएम अप्रोच करें तो हमें लिखना पड़ेगा 60 डिवाइडेड बाय, अच्छा जब पहले हमें सारी वैल्यूज गिवन थी, यहाँ पे ध्यान से लिखोगे, जब हमें सारी वैल्यूज गिवन थी तो हम इंडिविजुअली उन सबका कैलकुलेट करते थे और हमें टुगेदर की वैल्यू मिल जाती थी कि इकट्ठे वो काम करेंगे तो वो वैल्यू कितनी होगी, यानी 4। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है क्या, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट हमें टुगेदर की वैल्यू दे रखी है। सो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यूज है, जैसे हम करते थे 60, सो टुगेदर की वैल्यू कितनी है कि जब वो साथ में काम करेंगे तो दैट इज 4। ठीक है, माइनस, अब जब मैं इससे माइनस करूंगा तो मैं माइनस क्या करूंगा, इंडिविजुअली ए की कितनी है 10 प्लस इंडिविजुअली जो हमारी बी की है, बी की कितनी है, दैट इज 12, इससे माइनस करेंगे तो हमें सी की वैल्यू पता लग जाएगी, दैट इज सी की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। सो इस तरह से हम अप्रोच करेंगे अगर जो हमें एक की वैल्यू गिवन नहीं है। समझ में आया किस तरह से निकालना है। अब सिमिलरली यही अगर जो मैं एक और एग्जांपल दूं तो आप फाइंड आउट करो, मान लो ए 15 डे में काम कंप्लीट करता है, बी 12 दिन में काम कंप्लीट करता है, और हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें टुगेदर ए बी एंड सी टुगेदर की वैल्यू हमें दे दी है, मान लो वो हमें दे दी है 18। ठीक है, सो इसका फाइंड आउट करके बताना विद द एलसीएम अप्रोच, राइट। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जहां पे हमें गिवन क्या है कि ए इज 20% लेस एफिशिएंट है बी से। सो आई कैन राइट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ए, तो ए 20% लेस है यानी 0.8 बी, एंड बी अलोन कैन डू वर्क इन 40 डेज, और बी अलोन कितने दिन में काम करता है कंप्लीट, 40 डेज, राइट। तो ए कितने दिन में काम करेगा, तो ए विल बी इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे देख लो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 0.8 आई कैन राइट ए इज इक्वल्स टू 4/5 बी। और जब हम बात करते थे, जैसे मैंने बोला कि ए जो है कोई भी अगर जो मान लो ए की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें पता है कि बी जो है वो 10 डेज में काम कंप्लीट करता है। सो और यहाँ पे और भी गिवन है कि ए इज ट्वाइस एफिशिएंट बाय बी, तो मैंने क्या बोला था, जब मैं 20 के लिए करूंगा तो हाफ हो जाएगा। सो ये कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 5 डेज में। अब मैंने बोला था कि ए इज 1/2 बाय बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू बी, तो हमें डेज का नंबर मिल जाएगा। सिमिलरली तो यहाँ पे क्या है, हमें बस रेसिप्रोकल करना है ए का, तो आई कैन राइट ए इज इक्वल टू 5/4 इज इक्वल टू बी, तो ये क्या है, बी है 40, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 5/4 विच विल बी इक्वल टू 50। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ए 50 दिन में वो काम कंप्लीट करेगा, तो हमारे पास दोनों वैल्यू है 50 एंड 40, तो एलसीएम मेथड से हम इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। तो एलसीएम मेथड में क्या हो जाएगा, आई कैन से 40 एंड 50 जिसका एलसीएम क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 200। सो एलसीएम अप्रोच से किस तरह से करूंगा मैं, तो आई कैन राइट 200 डिवाइडेड बाय 200 बाय 40 प्लस 200 बाय 50, दैट विल बी इक्वल टू 200 बाय, ये क्या हो जाएगा 4 + 5 दैट इज इक्वल टू 200 बाय 9, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। या फिर इसको आप इस तरह से लिख दो 22 2/9, ये भी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये सिंपल है, ये वाले जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के सिंपल है, बस आपको कुछ क्राइटेरिया पता होना चाहिए, एलसीएम मेथड हो गया जिस तरह से, और आपको पता होना चाहिए जैसे मैंने परसेंटेज में बताया था
कि इफ 20% लेस तो आई कैन राइट 0.8 बी। और एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रेसिप्रोकल, ठीक है। जब हमें पता है कि एफिशिएंट की बात आती है या फिर लेस एफिशिएंट की बात आती है तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। सिंपल है क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं इसमें। और नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अल्टरनेट अल्टरनेट वर्क कॉन्सेप्ट। अल्टरनेट वर्क कॉन्सेप्ट। तो अल्टरनेट वर्क कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट इज कि सबसे पहले अल्टरनेट का मतलब ही क्या है, अल्टरनेट का मतलब है कि ए पहले आया काम करने, फिर बी काम करने आया, राइट। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्वेश्चन से होगी। एग्जाम्पल, मान लो ए 12 दिन तक काम कंप्लीट करेगा और जो बी है वो हमारा 16 दिन तक काम कंप्लीट करेगा। और क्वेश्चन है हमें कि हाउ मेनी डेज वर्क विल डन if a are working in a and b, लिख दो a and b are working in alternate stage, alternatively alternatively, ठीक है। and a beginning with a, जिसका मतलब है कि मींस a स्टार्ट करता है वर्क, a स्टार्ट द वर्क। अब क्वेश्चन आपको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जब अल्टरनेट की बात की थी ना, तो मान लो कि एक मंडे है और ट्यूसडे है, तो अल्टरनेट वर्क क्या हो गया, सबसे पहले मान लो ए काम करने आया, फिर बी काम करने आया, फिर जो वेडनेसडे है फिर उसमें दोबारा से ए काम करने आया, और थर्सडे में फिर बी आया। तो इसी को ही बोलते हैं अल्टरनेट वर्क कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोला कि ए है वो 12 दिन में काम कंप्लीट करता है और बी 16 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो इंडिविजुअली हम किसका निकाल सकते हैं, ए 1/12 और बी 1/16, इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ। पर हम एलसीएम अप्रोच से इसका क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम अप्रोच में क्या है, हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, दैट इज 12 और 16, वो कितना हो जाएगा 48। अब जो ये एलसीएम आया ना, इट मींस ये क्या है, टोटल वर्क, कि 48 यूनिट्स ऑफ वर्क, 48 यूनिट ऑफ वर्क है हमारा, दैट इज द टोटल वर्क, 48 यूनिट ऑफ टोटल वर्क। ये हमारे को काम कंप्लीट करना है। अगर जो मंडे को ए आया और ट्यूसडे को बी आया, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले देखना पड़ेगा कि ए इन 12 डेज will do 48 unit of work. Similarly, B in 16 days will do 48 units of work. तो A एक दिन में कितना काम कर लेगा, सो A जो है वो एक दिन में कितना काम कर लेगा, दैट विल बी 4 यूनिट। कैसे, दैट इज 48/12, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। B विल बी, B का कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3 यूनिट, दैट इज 48/16, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा हमारा एक दिन का काम, ठीक है, वन डे वर्क ऑफ ए एंड 1 डे वर्क ऑफ बी, ठीक है। अब हमें 48 यूनिट ऑफ काम कंप्लीट करना है। सो अगर जो हमें 48 यूनिट ऑफ काम कंप्लीट करना है तो पहले दिन कौन आएगा, ऑन अ फर्स्ट डे कौन आएगा, फर्स्ट डे आएगा हमारा, फर्स्ट डे आएगा हमारा, कौन आएगा, ए आएगा हमारा फर्स्ट डे, और वो कितना काम कंप्लीट करेगा, 4 यूनिट, 4 यूनिट ऑफ काम वो कंप्लीट करेगा। अब सेकंड डे कौन आएगा, बी आएगा, और वो कितना काम कंप्लीट करेगा, 3 यूनिट ऑफ वर्क विल बी डन। अगर मैं टुगेदर बोलूं 2 दिन का, फॉर टुगेदर, टुगेदर नहीं, यहाँ पे लिखो कि ये ना इकट्ठे नहीं आए, इट्स नॉट टुगेदर, यहाँ पे आए फॉर द अल्टरनेट, आई कैन राइट फॉर 2 डेज, 2 डे वर्क, 2 डे वर्क कितना हो जाएगा, दैट इज 4 + 3, आई कैन राइट 7 यूनिट। तो 2 दिन में 7 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। सो हम क्या लिख सकते हैं, पर हमें टोटल वर्क कितना कंप्लीट करना है, दैट इज 48 यूनिट, राइट। तो यहाँ पे मैं 7 साझा करूंगा तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 49, वो 48 को एक्सीड कर जाएगा। तो हम यहाँ पे 7 तो नहीं ले सकते, तो 7 से कम कौन सा है, 7 6 42, सो आई कैन राइट 7 × 6 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 42 यूनिट ऑफ वर्क विल बी डन, ठीक है। अगर जी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी कि जो 12 दिन का काम है, 12 डे वर्क इज इक्वल टू 42। और अब काम कितना बचा, दैट इज 48 - 42 इज इक्वल टू 6 यूनिट ऑफ वर्क इज रिमेनिंग, 6 यूनिट ऑफ वर्क इज रिमेनिंग। तो हमारे 13वें दिन पे कौन आएगा, 13 डे पे कौन आएगा, दैट विल बी ए आएगा। तो यहाँ पे ए क्यों आया, सबसे पहली बात मैंने बोला कि ए स्टार्ट कर रहा है काम, मैंने क्या क्वेश्चन में बोला है
कि ए स्टार्ट कर रहा है काम, यानी पहले दिन कौन आया, ए आया, बी दूसरे दिन आया तो वो है सेकंड, तो ये क्या है, इवन, और ये क्या है, ऑड। अब देखते हैं कि थर्ड डे पे कौन आएगा, थर्ड डे पे ए आएगा, फोर्थ डे पे कौन आएगा, दैट इज बी आएगा। सो जितने भी ऑड डेज हैं उसमें ए आ रहा है, और जितने भी इवन डेज है उसमें कौन आ रहा है, बी आ रहा है। सो 13 क्या है, इट्स एन ऑड डे। तो ऑड डे के दिन कौन आएगा, ए आएगा। तो ए अपना काम कितना कंप्लीट करेगा, 4 यूनिट ऑफ वर्क काम कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे कितना काम बचेगा, 6 - 4 विल बी 2 यूनिट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब काम, अब कौन आएगा चौथे दिन, चौथे दिन आएगा हमारा बी। 14 डे पे कौन आएगा, बी आएगा। और उसका वो कितना काम, एक दिन में कितना काम कंप्लीट करता है, यहाँ पे लिखा है ना, एक दिन में वो 3 यूनिट ऑफ वर्क काम कंप्लीट करता है। लेकिन अभी काम तो सिर्फ 2 यूनिट का ही बचा है, तो वो कितना काम करेगा, वो काम करेगा 2/3 यूनिट ऑफ वर्क विल बी डन। सो हमारे कितने हो गए टोटल, काम कंप्लीट हो चुका है 48 यूनिट काम इज कंप्लीटेड, है कि नहीं, 48 काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हम सिंपली इन सबको प्लस कर देंगे। आई कैन से पहले दिन से लेकर 13वें दिन तक सबने पूरा काम किया, ठीक है, पूरा काम किया, दैट इज ए एंड बी, ए एंड बी। और लास्ट का कितना बचा, दैट इज 2/3। सो ये टोटल कितना हो जाएगा, 13, 2/3 विल बी द आंसर। आंसर क्या होगा, दैट इज 13 2/3 व्हेन ए स्टार्ट वर्क्स, ए स्टार्ट वर्क्स। तो अल्टरनेट डेज का इस तरह से कर सकते हैं। अब मान लो कि क्वेश्चन में हमें ये दिया ही नहीं, क्वेश्चन में हमें बोला है कि इफ बी स्टार्ट ऑन फर्स्ट डे, ऑन फर्स्ट डे, इफ बी स्टार्ट ऑन फर्स्ट डे। अगर जी बी पहले दिन आया तो इसका मतलब क्या है, 13वें दिन कौन आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, दोबारा से कर देते हैं इफ बी स्टार्ट ऑन वर्क, इसका मतलब क्या है कि मंडे को आएगा बी और ट्यूसडे को आएगा हमारा कौन, ए। यानी जितने भी ऑड नंबर होंगे उसमें कौन आएगा, बी आएगा, और जितने भी इवन होंगे उसमें कौन आएगा, हमारा ए आएगा। सो बाकी की स्टोरी तो सेम रहेगी कि अगर हम बोले कि पहले दिन कौन आया, तो पहले दिन आएगा हमारा ए, बी आएगा, और बी कितना काम करेगा, 3 यूनिट ऑफ वर्क विल बी डन। और दूसरे दिन कौन आएगा, सेकंड डे, फर्स्ट डे, सेकंड डे आएगा हमारा ए, और वो 4 यूनिट ऑफ वर्क काम कंप्लीट करेगा। तो 2 दिन का काम कौन कंप्लीट, 2 दिन का काम के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 + 3 दैट इज 7। हम 7 × 7 दैट इज 49, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना है, 48 है। इतना क्लियर है सबको। सो 48 है तो आई कैन राइट फॉर 7 × 6 एंड 2 × 6 विल बी इक्वल टू 42, दैट इज इक्वल टू 12 डे वर्क, 42। अच्छा, अब रिमेनिंग कितना है, 6 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट रिमेनिंग है। सो हम क्या लिख सकते हैं, 13 डे पे हमारा बी आएगा और वो काम कितना करेगा, 3 यूनिट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो ये क्या हो जाएगा, 3 यूनिट ऑफ वर्क। और 14 डे पे कौन आएगा, 14 डे पे आएगा हमारा ए, ए विल बी कमिंग देयर। अब रिमेनिंग कितना बच गया, जैसे यहाँ पे 3 यूनिट हो गया तो 3 यूनिट ही रिमेनिंग बच गया, दिस इज रिमेनिंग, ये क्या है, रिमेनिंग। लेकिन वो एक दिन में 4 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 विल बी द आंसर। सो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 13, 3/4 इफ बी स्टार्ट वर्किंग। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैन डे कॉन्सेप्ट्स, मैन डे कॉन्सेप्ट्स, जिसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, दैट इज मैन जितने ज्यादा होंगे उतने ही कम दिन लगेंगे किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही कम टाइम लगेगा किसी भी काम को कंप्लीट होने के लिए। दूसरा, मैन डे में 2-4 रूल्स है। फर्स्ट रूल इज कि मैन M1 D1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो हम क्या लिख सकते हैं, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। सिमिलरली फॉर द वुमेन हम क्या लिख सकते हैं, M1 D1 प्लस W1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 प्लस W2 D2, ठीक है। इस तरह से ये 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है जो आपको पता होनी चाहिए, 2 एंड दिस इज 1, राइट। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 90 मैन जो है वो कोई भी काम 270 दिन में करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन है कि 30 मैन उस काम को कितने दिन में करेंगे। सो अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। आपको क्या पता है, जो मैन है दैट इज 90 है, वो कितना कितना टाइम ले रही है, दैट इज 270 दिन। M2 कितना है, 30 मैन, और डेज कितने हमें फाइंड आउट करने हैं, दैट इज एक्स, ठीक है, ये एक्स हो जाएगा। सो 90 × 270 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू एक्स, विच विल बी इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा, दैट इज 810, ठीक है, 810 विल बी द एक्स डेज। सो आई कैन राइट 30 डेज को 810 दिन लगेंगे काम कंप्लीट करने के लिए। अंडरस्टैंड हो गया किस तरह से हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब मैन एंड वुमेन के कॉन्सेप्ट में 2-4 क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है कि 4 मैन एंड 3 वुमेन
काम करती है इन 8 days एंड 6 men एंड 9 women, वो काम करती है फॉर द 4 days। ठीक है, और हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज कैन 20 men एंड 6 women कैन डू द सेम वर्क। तो जो हमें दे रखा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने इक्वेशन 2 बताई थी, दैट इज m1d1 प्लस m2 w1d2, d1 इज इक्वल टू m2 d2 प्लस w2 d2, ये इक्वेशन थी। तो यहाँ पे ये इंप्लाई करो और आंसर पाओ। दैट इज फोर मैन, आई कैन राइट, यहाँ पे मैन कितने हैं, फोर मैन मल्टीप्लाई बाय 8 days प्लस वुमेन कितनी है, 3 वुमेन 3w इंटू 8। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, सो आई कैन राइट 4 मैन प्लस 3 वुमेन मल्टीप्लाई बाय 8। और यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, दैट इज 6 वुमेन। यहाँ पे दे रखा है ना 6 मैन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों के सेम डेज है तो मैं लिख सकता हूँ 6 मैन प्लस 9 वुमेन इंटू 4। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो इससे क्या निकाल सकते हैं, दैट इज यहाँ पे क्या था, 6 मैन प्लस 9 वुमेन मल्टीप्लाई बाय 4 days। ये इक्वेशन लगाई ना हमने, तो हमारे पास ये दोनों आ गई, दैट इज दिस इज इक्वल टू दिस। सो आई कैन राइट 4 men प्लस 3 women 8 इज इक्वल टू 6 men प्लस 9 women मल्टीप्लाई बाय 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, राइट। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मैन को एक साइड कर दो और वुमेन वाली को एक साइड कर दो। सो आई कैन राइट 8m प्लस 6w इज इक्वल टू 6 men प्लस 9 women। आई कैन राइट 2 men, यहाँ से कट जाएगा, 2 men इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3 women और 1 man इज इक्वल टू 1.5 women। इसका मतलब क्या है कि एक आदमी इज 1.5 टाइम्स एफिशिएंट देन वुमेन। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें क्वेश्चन पूछा था दैट इज 20 men एंड 6 women कैन डू द सेम वर्क। सो हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे कि 20 men प्लस 6 women कैन डू हाउ मेनी डेज, तो यहाँ पे हम x लगा देंगे और इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन लगा लो, ठीक है, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, ठीक है, मैं ये वाली लेता हूँ। सो आई कैन राइट इज इक्वल्स टू 6 women प्लस 9 men, 6 men था शायद और यहाँ पे वुमेन था ना, 6 men 9 women, ठीक है, 6 men 9 women मल्टीप्लाई बाय 4। अब मैं किसी को भी, या तो मैन को आप 1.5 लिख दो या फिर वुमेन को 1/1/1.5 लिख दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वुमेन के देखता हूँ। सो आई कैन राइट 20 मैन की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1.5 वुमेन प्लस 6 वुमेन मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या लिख दूं, 1.5 वुमेन प्लस 9 वुमेन मल्टीप्लाई बाय 4 और x कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू 2 days। तो सेकंड जो इक्वेशन थी वो लगाना भी आप सीख गए किस तरह से निकालनी है, ठीक है। सिमिलरली अब एक और क्वेश्चन करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर द 5 स्किल्ड मैन कैन डू अ वर्क फॉर 20 days, 8 सेमी स्किल्ड कैन डू अ वर्क फॉर 25 days एंड 10 अनस्किल्ड कैन डू अ वर्क इन 30 days। यानी कोई भी काम जो स्किल्ड लेबर है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम से कि 5 स्किल्ड लेबर सेम काम 20 दिन में करते हैं, 8 सेमी स्किल्ड वही काम 25 दिन में करते हैं और 10 अनस्किल्ड वही काम 30 दिन में करते हैं। तो ये बोल रहा है कि इफ अ टीम हैज अ 2 स्किल्ड 6 सेमी स्किल्ड एंड 5 अनस्किल्ड देन हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये वाली टीम है, इस टीम को लेके हमें ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें रेशियोज फाइंड आउट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया है 5 स्किल्ड, तो स्किल्ड को क्या लिख सकते हैं, ABC कुछ भी लिख दो। तो मान लो A लिख दिया मैंने और वो काम कितना कर सकते हैं 20 days, राइट। सिमिलरली 8 के लिए क्या लिख सकते हैं, सेमी स्किल्ड के लिए 8 और आई कैन राइट B मल्टीप्लाई बाय 25 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10। ये एक ही काम कर रहे हैं ना 10 और इसको क्या लिख सकता हूँ C मल्टीप्लाई बाय 30। तो इसमें अगर जो मुझे रेशियोज फाइंड आउट करना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, A इज इक्वल्स टू 2B विच इज इक्वल्स टू 3C, राइट। अब मैं ये तो हमने ढूंढ लिया, A जो है वो इन सब के बराबर है। आई कैन से, मैं और क्या बोल सकता हूँ कि B इज इक्वल्स टू दैट इज 1.5C, ये भी लिख सकता हूँ ना मैं। इसको यहाँ पे नीचे ले आओ। सो हमने ये निकाल दिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि देयर आर 12 स्किल्ड, तो स्किल्ड के लिए मैंने A यूज किया है, सेमी के लिए B और अनस्किल्ड के लिए C यूज किया है। तो आई कैन राइट 2A प्लस 6B प्लस 5C, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इनमें से कोई सा भी ले लो, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यही ले लेते हैं। सो आई कैन से 300C, ये हमने यहाँ पे ले लिया ना। सो आई कैन से 300C, हम क्या लिखा सकते हैं, आई कैन से A को क्या लिख सकते हैं 3C। सो आई कैन राइट इसको मैं 3 इंटू 2C हो गया प्लस 6, इसको क्या लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 1.5C प्लस 5C इज इक्वल टू 300C। तो मुझे C की वैल्यू मिल जाएगी, C की वैल्यू कितनी आएगी,
300 सी, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये कितने दिन में ये काम करते हैं, तो एक्स डेज इज देयर, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स आ जाएगा, तो मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20x इज इक्वल्स टू 300 सी आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आई कैन राइट एक्स इज इक्वल्स टू 15 डेज, राइट, सी यहाँ पे आ गया, सी है और इस सी से गेट कैंसिल, तो एक्स कितना आ गया 15 डेज। तो इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको एक फॉर्मूले से आपको बता दिया, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक हॉस्टल में इनफ फूड है फॉर द 25 डेज फॉर 40 स्टूडेंट, आफ्टर 5 दिन 10 स्टूडेंट लेफ्ट फ्रॉम द हॉस्टल, फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड विल बी सफिशिएंट फॉर रिमेनिंग स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि इनफ फूड है किसी भी हॉस्टल में फॉर द 25 डेज फॉर द 40 स्टूडेंट, सो आई कैन राइट 25 इंटू 40, राइट, मैन इंटू डेज हम डायरेक्टली कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू आफ्टर 5 डेज 10 स्टूडेंट लेफ्ट फ्रॉम द हॉस्टल, तो आफ्टर 5 डेज 10 स्टूडेंट लेफ्ट फ्रॉम द स्टूडेंट, तो 5 दिन तक उन्होंने कंज्यूम किया होगा, 40 स्टूडेंट ने 5 दिन तक कंज्यूम किया होगा फूड, प्लस अब नेक्स्ट ने 10 स्टूडेंट लेफ्ट फ्रॉम द, अब 10 लोग बच्चे चले गए तो कितना हो जाएगा, दैट इज 40 माइनस 10, ठीक है 40 माइनस 10, और हमें क्या करना है, लेफ्ट फ्रॉम द हॉस्टल फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड विल बी सफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 30, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू ही नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू 26 2/3, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 2/3। तो दीज आर द इजी क्वेश्चन जो कि आप डायरेक्टली इस फॉर्म से निकाल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम करने वाले दैट इज द पाइप एंड सिस्टम, दैट इज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो सिस्टम्स क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग वाटर, ठीक है। इसको आप किस तरह समझो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो ये घर है, दिस इज अ हाउस, और यहाँ से क्या आ रहा है गटर, और यहाँ पे बनाया हमारा क्या, एक कंटेनर, और उस कंटेनर को बोलते हैं हम सिस्टम, ठीक है। यहाँ से निकलेगा हमारा ओवरफ्लो, जो भी उसका ओवरफ्लो होगा, और यहाँ पे कनेक्टेड टू अ पंप, ठीक है। तो दिस इज अ सिस्टम, अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग वाटर, ठीक है। बेसिकली क्या के लिए होता है, ये बेसिकली होता है फॉर दैट कनेक्टिंग टू, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कनेक्टिंग टू अ टॉयलेट, ठीक है। तो पाइप एंड सिस्टम्स पढ़ने के लिए हमें सिर्फ दो चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पॉजिटिव वर्क, बाकी सब कुछ सेम है, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क, राइट। पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव वर्क ना, तो पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब है, पॉजिटिव वर्क, तो जो इनलेट पाइप होती है ना, द इनलेट पाइप वो हमेशा क्या करती है, पानी भरने का काम करती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। और जो ड्रेनेज पाइप होती है, द ड्रेनेज या फिर आउटलेट लिखो, आउटलेट पाइप, वो हमेशा क्या करती है, नेगेटिव वर्क करती है, राइट। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हम पाइप एंड सिस्टम में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको ये पता लग गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल करते हैं, सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल है दैट इज जो अभी हमने पढ़ा कि पाइप 1 कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स। अच्छा, ये फिल कर रही है तो ये पता होना चाहिए कि इट्स इनलेट, तो ये क्या करेगा हमारा, हमेशा पॉजिटिव वर्क करेगा, ठीक है, पॉजिटिव वर्क। Pipe 1 can fill a tank in 10 hours and pipe 2 can fill the tank in 15 hours. So 1 hour में ये 10 hour है, so I can say for a 1 hour of pipe 1 वो क्या हो जाएगा 1/10. Similarly 1 hour of pipe 2 will be equals to 1/15, राइट। अगर जब मैं फ्रैक्शन मेथड से करूँ, इससे दो मेथड होते हैं ना हमारे पास, फर्स्ट क्या होता है फ्रैक्शन मेथड, अगर जैसे मैं फ्रैक्शनल मेथड से करूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, बस सिंपली हमें 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/6, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो 6 आर विल बी द आंसर। तो दे बोथ विल टेक 6 आर इन ऑर्डर टू फिल द टैंक। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि दिस इज द पॉजिटिव वर्क। अब मान लो कि जो पाइप 2 है ना, इट इज नॉट फिलिंग, वो फिल नहीं कर रही है हमारे टैंक को, वो क्या कर रही है, एम्प्टी, और उसको एम्प्टी करने में कितने 15 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाएगी फॉर द फ्रैक्शन मेथड। अच्छा, इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, इसको एलसीएम मेथड से भी कर लेते हैं। सिमिलरली फॉर एलसीएम मेथड, यही वाला केस जो इनलेट वाला है, तो एलसीएम मेथड में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 10 एंड 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 30, और हमें अगर फाइंड आउट करना है इसका आंसर तो क्या करेंगे 30 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, ये हो जाएगा, ये कहाँ से आया, दैट इज 30/10 माइनस 30/15, सो ये क्या आ गया 3 - 2, अच्छा 3 + 2, क्योंकि दोनों क्या फिल कर रहे हैं अभी, सो आई कैन से 30/5 विच विल बी इक्वल टू
6 आवर्स। तो यहाँ से दोनों से आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। आप चाहे एलसीएम मेथड से इस्तेमाल करो या फ्रैक्शनल मेथड से इस्तेमाल करो। अच्छा, मैंने फिर दूसरा क्या बोला, मैंने बोला कि इन द केस जो पाइप 1 है, पाइप 1 कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स, यानी उसको 10 घंटे लगते हैं एक टैंक को फुल करने के लिए। और पाइप जो 2 है कैन एम्प्टी अ टैंक इन 15 आवर्स। तो हमारा केस क्या हो जाएगा, ये जो एम्प्टी वाला केस है यानी वो खत्म कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव वर्क, ठीक है। इट्स एन आउटलेट पाइप। ये नेगेटिव वर्क हो गया, ये पॉजिटिव वर्क हो गया। अब इंपॉर्टेंट है, पहला तो आपने पहले से ही कर रखा है, लेकिन अब जो है वो इंपॉर्टेंट बात आ गई। अब जैसे कि मैंने फ्रैक्शनल के केस में बोला, तो फ्रैक्शनल के केस में क्या था कि पाइप 1 1 घंटे में कितना करेगा, दैट इज 1/10। और जब मैं 15 ये एम्प्टी नेगेटिव वर्क की बात करूंगा तो मैं हमेशा लिखूंगा पाइप 2 की, अगर जब मैं बात करूं तो पाइप 2 माइनस ऑफ 1/15। हमेशा ये इस्तेमाल करना है। जैसे हमने एम्प्टी बोला है तो यहाँ पे माइनस साइन का यूज जरूर से करना है, ठीक है। सो इन द फ्रैक्शनल मेथड मुझे क्या करना है, 1/10 माइनस 1/15। सो वो क्या हो जाएगा आंसर, दैट विल बी 1/30 आवर्स। और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आंसर, दैट इज 30 आवर्स विल बी द आंसर। अब अगर जो एलसीएम मेथड से करना है तो किस तरह से करूंगा, एलसीएम मेथड दैट विल बी इक्वल टू 30, इनका एलसीएम तो 30 रहेगा, सो आई कैन से 3 - 2 विच विल बी इक्वल टू 30 आवर्स, राइट। ये दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि हमने एलसीएम और फ्रैक्शनल मेथड से हमने इसका इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मैं एक चेंज करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे बोला है, यहाँ पे क्या बोला है हमारे को, यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मेनी आवर्स विल दे टेक टू फिल 2/3 ऑफ द टैंक तो आप किस तरह से इसे अप्रोच करोगे। देखो हमारे पास आंसर आ गया था ना, आंसर क्या आ गया था, 30 हमारे पास आंसर आ गया था। इन द केस हम कौन सा केस ले रहे हैं, जब हम नेगेटिव वाले की बात करें, एम्प्टी वाले की बात करें, हम उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम क्या करें, एम्प्टी वाले की बात करें। तो इन द केस जहां पे हमें टैंक क्या कितना फुल करना है, दैट इज 2/3 हमें टैंक फुल करना है, ठीक है। 2/3 ऑफ टैंक मस्ट बी फिल इन ऑर्डर टू, अच्छा पाइप 1 क्या है, पाइप 1 पॉजिटिव वर्क है, और पॉजिटिव वर्क क्या है उसका, दैट इज 10 आवर्स, ठीक है। एंड फॉर 1 आवर विल बी 1/10। सिमिलरली जो पाइप 2 है वो नेगेटिव वर्क कर रही है, यानी वो उसको एम्प्टी कर रही है, दैट इज 15 आवर्स, सो आई कैन से -1/15, ठीक है। सिमिलरली एलसीएम और किसी भी मेथड से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, जो हमारे पास आंसर आया दैट इज 30 आवर्स। तो इकट्ठे जब वो काम करेंगे तो 30 आवर्स लेंगे उस टैंक को फिल करने के लिए, और टैंक कितना फिल करना है हमें, 2/3, सो आई कैन से 2/3 इंटू 30 आवर्स, दैट इज 10। तो हमारे को 20 आवर्स लगेंगे उस टैंक को 2/3 फिल करने के लिए, 2/3 टू फिल। समझ में आया, हमने यहाँ पे 31 मल्टीप्लाई बाय 30 किया क्योंकि हमें कंप्लीटली फिल करना था। अब जितना भी फिल करना है ना वो इसके साथ लिख दो और उसे मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ ड्रेनेज पाइप take 1 hour along with the filling pipe to complete the tank in 15 minutes, how long will the filling pipe alone, okay, filling pipe alone take for filling the same tank, okay। so इकट्ठे जब ये काम करते हैं ड्रेनेज पाइप, तो ड्रेनेज पाइप क्या हो गया, ड्रेनेज पाइप, सो आई कैन से मान लो ये ड्रेनेज पाइप है प्लस अलॉन्ग विद द फिलिंग पाइप इट्स कंप्लीटली टेक 15 मिनट्स, ओके, ये 15 मिनट लेते हैं इन ऑर्डर टू फिल अ टैंक, ठीक है, टू फिल अ टैंक। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मच लॉन्ग विल द फिलिंग टैंक अलोन टेक फॉर द, ओके, फॉर द सेम टैंक, ओके, कितना टाइम लेगी वो इन मिनट्स में। सो हमें क्या फाइंड आउट है, ड्रेनेज पाइप कितना, 1 आवर लेती है, तो आई कैन से फॉर द 1 आवर हम क्या लिख सकते हैं, 1 आवर को क्या लिख सकते हैं, 1 आवर कैन बी रिटन एज 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट माइनस साइन के साथ 60 मिनट लेती है इन ऑर्डर टू क्या बोलते हैं कंप्लीटली उसे खाली करने के लिए, और फिलिंग पाइप लेती है 15 मिनट, ठीक है। तो फिलिंग पाइप अगर कितना भी टाइम लेती है हमें नहीं पता, सो हम इसे अज्यूम कर सकते हैं एज एक्स टाइम, ठीक है, एक्स मिनट्स। सो आई कैन से -1/60 प्लस 1 आवर के लिए क्या हो जाएगा, 1 आवर के लिए क्या हो जाएगा फॉर पाइप वन जो कि क्या है हमारी ड्रेनेज पाइप, उसके लिए क्या हो जाएगा, दैट इज 1/60 विद द माइनस साइन। और दूसरी क्या है फिलिंग पाइप का क्या हो जाएगा 1/x, है ना। तो इसको हम फ्रैक्शन मेथड से कर रहे हैं, फ्रैक्शन मेथड से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 15 मिनट, राइट, 15 मिनट लेता है वो, सो आई कैन से 1/15, आई कैन से 15 मिनट, राइट, फ्रैक्शन मेथड कर रहे हैं ना हम इस्तेमाल। राइट, तो ये क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/60, ये यहाँ पे ला दिया हमने, ये क्या हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू 1/12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 12 मिनट। तो इट विल टेक 12 मिनट फॉर अलोन फिलिंग पाइप के लिए, इस टैंक को फिल करने के लिए 12 मिनट लगेंगे, ठीक है। और इकट्ठे के कितना लगता है उनको 15 मिनट, जब ड्रेनेज पाइप भी है वहां पे, यहाँ पे ड्रेनेज पाइप नहीं है, ठीक है। सो आई कैन से
x इज टू दिस। अच्छा इसको एलसीएम मेथड से करना हो किसी को तो एलसीएम मेथड से क्या हो जाएगा 60 एंड 15, ठीक है। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 60 मिनट्स है ना, 1 आवर था, 1 आवर को कन्वर्ट करके हमने 60 मिनट लिख दिया। तो हम सिमिलरली क्या कर सकते हैं एलसीएम मेथड से, टोटल वर्क हमारा 60 है डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज 15 है ना। सो इसको क्या बोल सकते हैं 60/15 माइनस 60/60, क्योंकि माइनस साइन आएगा क्योंकि ड्रेनेज पाइप है, तो ये क्या हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 4, ये क्या हो जाएगा 1। अच्छा एक तो माइनस साइन इसकी वजह से है, इसको मैं क्लियरली लिखता हूँ। तो एलसीएम मेथड में क्या है, टोटल वर्क कितना है हमारे पास, दैट इज 60 यूनिट ऑफ वर्क हैज टू बी डन, ठीक है। अब हमें 60 दे रखा है, 50 दे रखा है, तो हमें ड्रेनेज पाइप का वैल्यू दे रखी है, तो वो वैल्यू कितनी है दैट इज 60, पर हमारे को फिलिंग पाइप की वैल्यू दे रखी है दैट इज x, तो हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 60 डिवाइडेड बाय टोटल। अब टोटल कितना था, जब इकट्ठे काम करते तो 15 मिनट लेते थे, तो आई कैन से 60 डिवाइडेड बाय 50 माइनस, उससे माइनस क्या करना है हमने, जो भी उसका इंडिविजुअल वर्क था। अब इंडिविजुअल वर्क क्या है उसका, दैट इज हमारे को सिर्फ 60 ही पता है, तो हम क्या लगा सकते हैं माइनस 60/60, ठीक है। एक माइनस किसकी वजह से, ड्यू टू द, एक माइनस ड्यू टू द फॉर्मूला है, और एक माइनस किसकी वजह से, बिकॉज ये क्या है, ये एक ड्रेनेज पाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस आ जाएंगे, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और 15 4 सा कितने होते हैं दैट इज दिस, सो आई कैन से 60/5 विच इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास क्या आ गई 12 आ गई। तो हमें पता चल गया किस तरह से निकालना है, दैट इज द 12 मिनट विल इट टेक्स फॉर अलोन फिलिंग पाइप टू फिल द टैंक। समझ में आया एलसीएम मेथड किस तरह से लगाना है। एक तो फॉर्मूले की वजह से माइनस आया क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यू होंगी ना, अगर जब हमारे पास दोनों वैल्यू होती तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 60 डिवाइडेड बाय 60/50 सॉरी 60/60 विद द माइनस साइन, प्लस क्योंकि ड्रेनेज पाइप है, प्लस 12 मिनट लगे तो हम क्या लिख सकते हैं 60/12, इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी दैट विल बी 4, राइट। 4 नहीं, यहाँ पे 15 लिखो। जब वो टुगेदर काम करते तो कितना टाइम लगता है 15, और जब वो इंडिविजुअली काम करेगा तो कितना लगेगा 12 मिनट। यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है। यहाँ से देखे मैंने 4 लिख दिया था, तो 15 आएगा यहाँ पे इसका आंसर। क्लियर हो गया किस तरह से एलसीएम मेथड इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू वर्क इन 24 डेज, ठीक है। अच्छा इन 24 डेज, अच्छा 24 डेज एंड 36 डेज रिस्पेक्टिवली, इफ ए स्टार्ट द वर्क एंड बी ज्वाइंस हिम आफ्टर सम डेज। इसका क्या मतलब है, इफ ए स्टार्ट द वर्क एंड, अच्छा तो ए क्या है, ए ने, ए केप्ट ऑन डूइंग, ए केप्ट ऑन वर्किंग फॉर सम डेज अलोन। इसका मतलब क्या है कि ए कुछ दिन तक अकेले काम करता रहा। यहाँ पे लिखा है ना इफ ए स्टार्ट्स द वर्क, यानी ए ने अपना काम शुरू किया और बी ने उसे ज्वाइन किया कुछ समय बाद, तो कुछ समय तक तो ए ने खुद ही काम किया होगा, एंड दे डू, अच्छा इसको क्या मान सकते हैं हम एक्स डेज तक ए ने काम किया अलोन, ठीक है। एंड दे डू द रिमेनिंग वर्क, अब जो भी काम बच गया वो उन्होंने खुद ही किया 6, अच्छा दे डू द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज, अच्छा वो टुगेदर इकट्ठे काम किया, यानी 6 डेज में क्या किया ए प्लस बी ने इकट्ठे काम किया, ओके। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड बी ज्वाइन, अच्छा एक्स डेज की पूछ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए ने, मान लो कि जो ए है, ए ने कुछ काम किया, ए हैज डन द वर्क, अच्छा वो वर्क करना है, ए एक दिन का काम कितना करता है 24 डेज, तो एक जो है वो 24 डेज तक वो काम करता है, कोई भी काम 24 डेज तक वो कंप्लीट कर सकता है, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन का काम कितना हो जाएगा उसका 24, और लास्ट दिन का काम कितना हो जाएगा 24/24, दैट इज इक्वल टू 1, होता है कि नहीं, ये जो मैंने पहले पढ़ाया आपको। तो ए वर्क जो है वो 24 डेज के लिए करता है, और फॉर एक्स डेज, तो हम क्या लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू x/24 डेज के लिए वो काम करता है। मान लो कि एक दिन का काम निकालना है तो हम क्या बोल सकते हैं 1/24, अगर जो हमें एक्स डेज का निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं x/24, तो एक्स का ये काम हो गया। इंडिविजुअली अगर जो ए और बी का देखे तो वो क्या है 1/24, बी का कितना है दैट इज 1/36, ठीक है। तो हम इसको कर सकते हैं फ्रैक्शन मेथड से, कर सकते हैं इसको, है ना, फ्रैक्शन मेथड से। तो फ्रैक्शन मेथड से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या ए का वर्क इन है x/24 प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखा है, और दे डू द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज, अच्छा दे डू द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज, तो पहले तो एक्स अलोन ए काम करता रहा एक्स डेज के लिए, फिर आ गया बी, अब बी ने ज्वाइन किया और 6 दिन तक वो कंटिन्यूसली काम करते रहे, तो 1/24 ऑफ द इंडिविजुअल, 1/36 ऑफ द दिस, ठीक है। तो 6 1 6 हो जा, और 6 1 6 5 जा, सॉरी 6 6 36 30 ना, 6 6 36, ओके, विच इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे, टोटल वर्क कितना था इनका 1 क्या है उनका टोटल वर्क, ये मैंने पहले भी बता रखा है आपको नोट पॉइंट पे कि टोटल वर्क को हम क्या अज्यूम कर सकते हैं 1 अज्यूम कर सकते हैं। सो आई कैन से अगर ये है दैट इज x/24 प्लस 5/12 इज इक्वल टू 1, यहाँ से इधर को ले आओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा x/24 इज इक्वल टू 7/12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज 14 14 डेज विल बी द आंसर। तो x ने 14 डेज तक अलोन खुद काम किया, बाकी जो रिमेनिंग वर्क है यानी 6 दिन का काम जो है वो उन्होंने
क्या बोलते हैं साथ मिलके किया, तो 14 दिन के लिए क्या करता है, उसने अपना काम अकेले अकेले किया, ठीक है, एक्स में। इसी को एलसीएम मेथड से करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं एलसीएम मेथड की बात करूं तो मुझे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे दो वैल्यूज पता है, 24 एंड 36। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 72। तो 72 क्या हो जाएगा हमारा टोटल काम, ठीक है। तो टोटल काम क्या है, 72 यूनिट्स, इस तरह से लिख सकते हैं। सो पहले क्या हुआ, एक्स डेज के लिए ए ने काम किया, तो 72 अपॉन 24, ये क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू 3। ए ने काम किया, फिर प्लस 6 दिन के बाद ए आया, ए और बी दोनों ने इकट्ठे काम किया 6 दिन तक। फिर हम क्या बोलते हैं 6 दिन के बाद, है ना, आफ्टर 6 डेज, है ना, क्या है कि दे डू द वर्क इन 6 डेज, ज्वाइंस हिम आफ्टर सम डेज एंड दे डू द रिमेनिंग। अच्छा, जो बचा हुआ काम है वो क्या किया, उन्होंने कंप्लीट किया 6 डेज में। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 72/24 प्लस 72/36, राइट। ये क्या होता है 24 इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 2, विच इज इक्वल टू, और इन दोनों को इकट्ठे काम कितना करना है, 72 यूनिट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 72। सो आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 14 डेज बाय द एलसीएम मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P एंड Q कैन फिल द टैंक इन 6 आवर्स एंड 9 आवर्स रिस्पेक्टिवली। P एंड Q, ठीक है, P 6 आवर्स लेता है प्लस साइन के साथ, Q कितना लेता है, इट टेक्स 9 आवर्स, ठीक है, विद प्लस साइन, एंड R कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर्स, ठीक है। तो R कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए ना, आप इस तरह से बनाओ, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इनिशियली क्या हुआ कि P एंड Q क्या है, ओपन है, P एंड सॉरी इनिशियली P एंड R इज ओपन फॉर 4 आवर्स। तो इनिशियली P प्लस R वो खुले थे कितने कितने टाइम के लिए, फॉर द 4 आवर्स, 4 आवर्स के लिए वो खुले हुए थे, ओके। प्लस P इज क्लोज, अच्छा P को क्लोज कर दिया, एंड Q इज ओपन, Q ओपन है लेकिन R को तो बंद नहीं किया, सो Q प्लस R ओपन है। आफ्टर 6 मोर आवर, आफ्टर 6 मोर आवर्स R इज क्लोज, तो 6 घंटे के लिए खुला था और उसके बाद इसे क्लोज किया है, सो प्लस उसको क्लोज किया है, दैट इज फॉर द 6 आवर्स के लिए, यानी 6 आवर्स तो यहाँ पे आ गया ना, क्योंकि आफ्टर 6 मोर आवर्स R इज क्लोज, देन द टोटल टाइम टू फिल द टैंक। अच्छा, R को अब क्लोज कर दिया, तो फॉर द x आवर्स के लिए क्या खुला था, सिर्फ और सिर्फ Q खुला हुआ था, और कितना है, हैज R टू, देन द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक विल बी, टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक विल बी। अच्छा, ये फाइंड आउट करना है, अच्छा ये तो हमने फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली इन सब का क्या निकाल सकता हूँ मैं, टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 6, 9 और 12, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, दैट इज 36, 36 हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना वर्क है इसका, आई कैन से 36 क्या है इनका टोटल वर्क। अब टोटल वर्क निकालने के लिए तो बताना नहीं पड़ेगा ना कि एलसीएम लेना है आपको, टेक एलसीएम इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल वर्क। अगर जो नहीं गिवन है तो 1 भी लेते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना था बाय द एलसीएम। अभी यहाँ पे एलसीएम मेथड से हमने टोटल वर्क फाइंड आउट कर लिया। सो पी आर सबकी वैल्यू डाल दो और यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको एक्स, तो इन सबकी वैल्यू डाल देते हैं। अगर हमें फाइंड आउट करना है फॉर द पी के लिए क्या हो जाएगा, 1 बाय दैट विल बी इक्वल्स टू, राइट। सो आई कैन राइट फॉर दिस, हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 4, और ये भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये तो पता ही है आपको 4 हो जाएगा, ठीक है। सो आई कैन से 4 इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 3 कितना होता है, 3 होता है ना, प्लस 6 1 प्लस एक्स 4 इज इक्वल टू 36, राइट। यहाँ पे माइनस है बीच में, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये दोनों 3 हो जाएंगे, और ये तो 4 ही रहेगा। सो यहाँ पे हमें एक्स के लिए सॉल्व करना है, सो एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 4.5 आवर्स, राइट, 4.5 आवर्स, ठीक है। सिमिलरली अगर फ्रैक्शन मेथड से करना है तो फॉर फ्रैक्शन मेथड, तो फ्रैक्शन मेथड में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे हम, कि 4 घंटे के लिए खुला था, दैट विल बी इक्वल टू पी ना, हाँ, पी इज 1/6 1/9 माइनस 1 बाय पी खुला था, पी एंड आर खुला था, इनिशियली पी एंड आर खुला हुआ था, ठीक है, और 6 घंटे के बाद क्या हो गया, उन्हें बंद कर दिया, तो 1/9 आर को बंद कर दिया, सो हमें नहीं पी को बंद कर दिया हमारे पास, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक तो बचेगा हमारे पास क्यू और बचेगा हमारे पास आर। आर तो नेगेटिव साइन के साथ है, ड्रेनेज है, तो आई कैन से -12 प्लस एक्स। अब आर को बंद कर दिया, उसके बाद क्या बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ क्यू ही बचा, सो आई कैन से 1/9, ठीक है। सो इनका क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस x/9, और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हम फ्रैक्शन में कितना लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। टोटल वर्क विल बी इक्वल्स टू 1, तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा 9, 1/2 विच इज इक्वल्स टू x 9/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, और 4.5 आवर्स। सो x डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज 4.5 आवर्स, राइट। यही क्वेश्चन था हमारे पास, क्या बोला था हमारे क्वेश्चन में,
टोटल टाइम कितना लेगा टू फिल द टैंक इन आवर्स, तो हमने बता दिया कि टोटल टाइम जब इकट्ठे ऑपरेट होंगे, इस तरह से ऑपरेट होंगे जो केस बताया था, दैट विल बी इक्वल टू 4.5 आर विल बी द आंसर। सिमिलरली हम सैलरी एंड वेजेस के लिए भी इसी तरह से कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू सैलरी एंड वेजेस। तो जब हम सैलरी और वेजेस की बात करेंगे ना, वो भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से है। मान लो कि ए और बी जो है अर्न करते हैं ₹320, वो भी इन 4 डेज, तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ए प्लस बी इकट्ठे काम करते हैं, सो वो अर्न कितना करते हैं 4 डेज के लिए वो अर्न करते हैं, दैट इज ₹320। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर जब मैं लिखूँ यहाँ पे कि मान लो बी एंड सी वो इकट्ठा अर्न करते हैं, मतलब उन दोनों की जो अर्निंग है फॉर द 10 डेज इज इक्वल टू 10 डेज इज इक्वल टू ₹450, यानी बी प्लस सी फॉर द 10 डेज इज 450। और अगर जब मैं लिखूँ सी या फिर ए बी एंड सी जो इकट्ठे अर्न करते हैं वो है ₹600, ₹600, और मान लो इन 5 डेज, ठीक है, इन 5 डेज, सो आई कैन राइट ए प्लस बी सी फॉर द 5 डेज इज इक्वल टू ₹600। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन सबको। सो सैलरी एंड वेजेस को भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। 4 डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, जिस तरह से हम करते हैं ना टोटल वर्क, क्या लिखते हैं हम, टोटल वर्क इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या लिखा हमने 6 + 2 आवर के लिए, अगर फॉर एग्जाम्पल 2 आवर के लिए खुला है तो टोटल वर्क हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही मैंने सैलरी एंड वेजेस के लिए लिखा कि ए एंड बी अर्न रुपीज इतना फॉर द 4 डेज, तो आई कैन राइट दिस, और इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, दैट इज 320/4 विच इज इक्वल टू 80, राइट। और इसको क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 450/10 विच इज इक्वल टू 45। इसको क्या लिख सकता हूँ, 600/5 विच इज इक्वल टू 120। तो मैं a प्लस बी सी इज इक्वल टू 120 भी लिख सकता हूँ। अब मान लो कि अगर हमें किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो मान लो कि a प्लस बी, यहाँ पे ना a प्लस बी, और यहाँ पे क्या है a प्लस बी, और यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस a माइनस बी प्लस सी। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, किसी भी दो टर्म को, इसको और इसको मैं माइनस कर देता हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4/80/120। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -120 प्लस 80, ये वैल्यू क्या हो जाएगी -40, और a से a गेट कैंसिल, b से b गेट कैंसिल, तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -40। तो अब इन इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करके आंसर को मिल सकते हैं। तो c कितना कमा रहा है, c कमा रहा है ₹40 प्लस a प्लस बी माइनस यहाँ से, ठीक है, तो ₹40 कमा रहा है, ठीक है, माइनस में नहीं आ सकती वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है c ₹40 का, अगर c ₹40 कमा रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट b प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, b प्लस सी कहाँ है, b प्लस सी इज इक्वल टू 45, सो ये 45 हो जाएगा। तो b कितना कमा रहा है, दैट इज ₹5, ठीक है, ₹5। तो इस तरह से हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर में पहुंच सकते हैं। जिस तरह से हमने मैन एंड डेज में किया है, वैसे हम सैलरी एंड वेजेस में भी कर सकते हैं।